हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का अगला पार्ट, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन का जो पहला यूज है ये है आप टू फाइंड यूनिट of physical quantity, physical quantity, क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर। तो देखिए, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, तो लिखेंगे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, तो मास का यूनिट क्या होता है kg, l लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम सेकंड को, तो सेकंड s-2, क्लियर है ना। इसी को ये हमारा SI यूनिट हो गया, क्या हो गया, SI यूनिट। यही अगर आपसे CGS यूनिट पूछा जाए तो मास का क्या हो जाएगा, CGS में ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया CGS यूनिट, क्या हो गया, CGS यूनिट, क्लियर है। S kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन, CGS में। तो आपसे पूछा जाए फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन बोल सकते हैं, और CGS यूनिट क्या होगा, तो डाइन बोल सकते हैं, क्लियर है। ठीक इसी तरह से आपसे जैसे मान लीजिए वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर होता है mL/T-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2। अगर आपसे यूनिट पूछा जाए, यूनिट ऑफ वर्क, तो क्या हो जाएगा बताइए, मास का क्या हो जाएगा kg, लेंथ का मीटर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग, ये हमारा SI यूनिट है, कैसा यूनिट है, SI यूनिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर CGS की बात करें तो क्या हो जाएगा, CGS में मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, तो ये सेकंड। ये हो गया हमारा CGS यूनिट, क्लियर है। और इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं, अर्ग। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाता है, अर्ग कहलाता है ना, अर्ग कहलाता है। ये CGS यूनिट हो गया। तो आपसे पूछा जाए वर्क का CGS यूनिट क्या हो जाए, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए आगे पढ़िए। तो ये हमारा पहला यूज हो गया कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता है तो उसका यूनिट आप पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर P = क्या हो जाएगा, mL-1T-2, mL-1T-2, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या होगा प्रेशर का, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, तो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा, क्लियर है। ये तो हो जाएगा कौन सा, SI यूनिट, क्लियर, SI यूनिट, SI यूनिट। और CGS की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा CGS यूनिट, क्लियर है। तो ये पहला यूज है डायमेंशन का, है ना। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए हम ले लेते हैं मोमेंटम का, लिनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम को भी कैसे डिनोट करते हैं, p से। ये क्या होता है, डायमेंशन mv, तो मास m, वेलोसिटी का lt माइनस 1। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। यूनिट ऑफ अगर p यानी लीनियर मोमेंटम की बात करें तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। मास का kg, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड का पावर माइनस 1, है ना। ये फिर से ऐसा ही हो जाएगा। CGS में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये CGS हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता है तो आप उसका यूनिट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। सेकेंड यूज है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर। क्लियर। टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, 1 न्यूटन में कितना डाइन्स होता है। तो देखिए न्यूटन फोर्स का यूनिट है, SI में है, और डाइन फोर्स का ही यूनिट है लेकिन CGS में है। आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी पहचानेंगे, उसका डायमेंशन लिखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम पढ़े हैं कि कोई किसी एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है N1U1 बराबर N2U2, है ना। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, ये लेंथ है 1 मीटर। क्लियर। तो 1 मीटर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, N1 की जगह क्या हो गया 1, UN की जगह पहला सिस्टम में यूनिट मीटर, और N2 की जगह 100, U2 की जगह सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे हम जब यूनिट को चेंज कर दिए, मीटर से सेंटीमीटर में ले गए, तो न्यूमेरल वैल्यू इसका चेंज हो गया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या चेंज हुआ, ये लेंथ तो उतना ही है, फिजिकल क्वांटिटी जितना है उतना ही है। तो ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N1U1 बराबर N2U2, इसी का यूज करते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमको सेकेंड, यहाँ पे देखिए पहला में 1 है, U1 N1 का वैल्यू क्या है 1, U1 का वैल्यू क्या है न्यूटन। उसी तरह से N2 न्यूमेरल वैल्यू नहीं है, U2 का वैल्यू डाइन है। आप चाहिए तो फटाफट लिख लीजिए, N1 का वैल्यू क्या है 1 और U1 का वैल्यू न्यूटन। उसी तरह से N2 का वैल्यू निकालना है और U2 का वैल्यू डाइन है। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या करें, अगर N2 निकालना चाहते हैं N2 तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करिए। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, N2 बराबर हो जाएगा N1U1 बाई U2, N1U1 बाई U2। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू रख दीजिए। N1 का वैल्यू कितना है 1, U1 का वैल्यू न्यूटन और U2 का वैल्यू डाइन। अब देखिए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1, और न्यूटन किसको बोलते हैं तो पीछे बता चुके हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन किसको बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब इसको क्या करिए, यूनिट कट होना चाहिए, आपको नंबर चाहिए ना, तो यूनिट कट होना चाहिए। तो 1 kg को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर यहाँ भी है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁵ क्लियर। यानी जो सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरल वैल्यू आएगा 10⁵ आएगा, तो यहाँ पे आप 10⁵ है। तो ये रिलेशन याद रख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन।
क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 1 न्यूटन इक्वल कितना हो गया 10 to पावर 5 डाइन, समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाइए। कैसे, जैसे आपको दिया जाए कि आप बताइए 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। तो देखिए जूल, सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी पहचानिए कि जूल किसका यूनिट है, हीट का, यानी कि वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है ml/T - 2, ml/T - 2। इससे क्या होगा कि आपको यूनिट लिखने में हेल्प हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए, तो जूल का डायमेंशन ml/T - 2। आप फटाफट देखिए N1 का वैल्यू कितना है 1, U1 का वैल्यू जूल, क्लियर, N2 का वैल्यू निकालना है और U2 का वैल्यू अर्ग। ये SI में होता है, ये CGS में होता है, क्लियर है। तो आप क्या करें, इसको पहले आप N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है N1 U1/U2, वैल्यू रख दीजिए। N1 का वैल्यू 1 है, जूल अपॉन U2 का वैल्यू अर्ग। अब देखिए, अब जूल को क्या करेंगे हम लोग SI में लिखेंगे, डिटेल्स केजी मीटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ N2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए N2 बराबर आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 1। और जूल किसको बोलते हैं, जूल। तो देखिए इसके मदद से आप लिख सकते हैं, बताया है यूनिट लिखना, वर्क का डायमेंशन पता है तो यूनिट लिखना बताया है। तो यहाँ ml/T - 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख दीजिए SI में kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। ठीक उसी तरह से अब CGS में अर्ग किस में होता है CGS में। तो CGS में क्या लिखेंगे, मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यूनिट कटना चाहिए तो सबको एक यूनिट में करेंगे तो 1। अब केजी को ग्राम में करें तो 1 kg बराबर क्या होगा 1000 ग्राम। 1 मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और ये तो सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1000 और 10 का पावर 2 है ना। तो ये हो गया 10 का पावर 3 ग्राम, और ये हो जाएगा 10 का पावर 4। 10 का पावर 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 10 to the पावर 7, ये यूनिट कट जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, ये तो आ जाएगा 10 का पावर 7 है ना। तो N2 का वैल्यू आ गया 10 to the पावर 7। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 to the पावर 7, यानी 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया 10 to the पावर 7 अर्ग। समझ आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये कहता है किसी भी इक्वेशन का हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, क्लियर। देखिए समझिए इसको क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each term of a given equation has same dimension। कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन का हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, क्लियर। अब देखिए जैसे आपको बोला जाए कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए आप पूछें v बराबर u प्लस at, तो इसमें देखिए v क्या है फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और at ये a एक्सेलरेशन और t टाइम है।
लेकिन वास्तव में ये भी क्या है, वेलोसिटी ही है। ये भी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप देखिए, आप डायमेंशन निकाल कर देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये होता है LT-1। ठीक इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी का, ये भी तो वेलोसिटी है, तो LT-1। और इस AT टर्म को देखिए, ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का हो गया LT-2 और टाइम का हो गया T, तो फिर से आ गया LT-1। तो देखिए हर टर्म का डायमेंशन, देखिए वेलोसिटी का V का आ गया LT-1, U का आ गया LT-1 और AT टर्म का भी आ गया LT-1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन का हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हम लोग आगे देखेंगे इसमें। क्लियर है? तो ये हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक और इक्वेशन लेते हैं, कुछ भी, आप S बराबर UT प्लस हाफ AT² ले लीजिए। क्लियर है? तो हर टर्म का डायमेंशन लिखे। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो L हो गया। UT, तो U का U वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी LT-1 और टाइम का T, तो फिर से ये L आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हाफ AT², तो हाफ AT² का यहाँ निकाल लिए। हाफ AT² का अगर डायमेंशन, तो हाफ तो नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन है, तो एक्सेलरेशन का होता है LT-2। क्लियर है? इंटू टाइम, तो T का स्क्वायर, तो ये हो गया LT-2 और +2 क्या हो जाएगा, 0। -2 और +2 ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो LT का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो सिंपली L बचेगा, है ना। तो आप देख लीजिए हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। S का भी डायमेंशन सेम, UT का L हो गया और हाफ AT² का भी L हो गया, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आ रहा है? टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है, वो इक्वेशन सही है या गलत है, हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से, है ना। इसमें यूज करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। किसका यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। फिर से जैसे मान लीजिए हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं, फोर्स बराबर F बराबर mv²/r। फोर्स बराबर क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। हम पूछे कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, mLT-2। अब इस टर्म का डायमेंशन लिखिए, mv²/r का डायमेंशन लिखिए। तो m मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है m, v स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन LT-1 और इसका स्क्वायर, और r क्या है, रेडियस, रेडियस डिस्टेंस होता है, तो ये हो गया l। तो देखिए क्या आ जाएगा, mL2 स्क्वायर करेंगे तो L2 और T-2/L, एक L कट जाएगा तो क्या बचेगा, mLT-2। तो देखिए, तो डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड mLT-2, राइट हैंड साइड भी आ गया mLT-2। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली सही है। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। जो हमारा गिवन इक्वेशन में डायमेंशनली सही है। अच्छा एक बात और, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो इक्वेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। क्लियर है?
जैसे अभी ये डायमेंशनली सही है लेकिन इक्वेशन भी सही है। लेकिन इसी में अगर हम ऐसा कर दें, मान लीजिए हम f बराबर 1/2 लगा दें, 1/2 mv²/r, तो डायमेंशनली सही तो ये भी है, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, लेकिन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन गलत है, यानी फॉर्मूला गलत है ना। तो इस इक्वेशन की अगर बात करें तो ये इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है। अब यहां बात करें तो ये दोनों देखें, f का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2, क्लियर, और हाफ mv²/r का अगर डायमेंशन निकालते हैं तो ये भी उतना ही आएगा mlt-2, क्योंकि नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, mv²/r का निकाल चुके हैं mlt-2, तो ये भी उतना ही होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली तो सही है लेकिन इक्वेशन गलत है। तो लिखेंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, बट इक्वेशन इज रॉन्ग। इक्वेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। समझ में आ रहा है। इससे क्या हम लोग सीखें कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो इक्वेशन सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो इक्वेशन भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r होता है। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है क्योंकि लेफ्ट में भी mlt-2 आया, राइट में भी mlt-2 आया, क्लियर है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। क्लियर। तो देखिए, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली सही है तो इक्वेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तो वो इक्वेशन 100% इनकरेक्ट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं, f = xt + vt², ऐसा कुछ दे दिए। तो अब हर टर्म का डायमेंशन निकाल कर देखिए, f का क्या होता है, फोर्स है, तो mlt-2, xt, x हमारा यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है यानी डिस्टेंस को, तो l हो जाएगा, और टाइम का t हो जाएगा lt, और ये यहाँ vt², तो v वेलोसिटी है तो lt-1 और t का हो गया t², तो आ जाएगा lt आ जाएगा सिर्फ। क्लियर है। तो आप देखिए, इस दो टर्म का तो डायमेंशन सेम है, लेकिन इस टर्म का डायमेंशन सही mlt-2 है, मतलब अलग है। तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। लिखेंगे इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, hence given equation is also incorrect, तो ये क्या हो गया, गिवन इक्वेशन क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा है। यानी अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो वो इक्वेशन 100% रॉन्ग होगा, गलत होगा। समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तो वो इक्वेशन सही या गलत, 100% गलत, है ना। एक और चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वर्क इज इक्वल टू vt² प्लस x/t, ऐसा कुछ दे दिया। अब पूछा कि चेक करके बताइए कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो आप W क्या है, वर्क, सबका डायमेंशन लिखिए। तो वर्क का होता है ml2t-2, vt² का वेलोसिटी का हो गया lt-1, ये हो गया t2, तो ये हो जाएगा lt। क्लियर। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट टर्म देखिए x/t, तो x का l, टाइम का t, तो ये हो गया lt-1। हर टर्म का डायमेंशन अलग अलग है, होना चाहिए सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार, लेकिन ये अलग अलग है।
तो अलग अलग है, इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और इक्वेशन तो गलत है ही, है ना। तो लिखेंगे इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट एंड गिवन इक्वेशन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑल्सो इनकरेक्ट। समझ आ रहा है, ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये गिवन इक्वेशन भी गलत हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है।